हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। सांख्यिकी में परिकल्पना परीक्षण क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। स्टैटिक में हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? आज की डाटा संचालित दुनिया में निर्णय हर समय डाटा पर ही आधारित होते हैं। आज की जो दुनिया है वो डाटा के द्वारा संचालित की जाती है और जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी हर समय डाटा पर ही आधारित होते हैं। तो परिकल्पना उस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह बिजनेस में निर्णय लेना हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो या क्वालिटी इंप्रूवमेंट में। हर जगह निर्णय लेने के लिए डाटा का ही प्रयोग किया जाता है और इस सिचुएशन में हाइपोथेसिस एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। परिकल्पना और परिकल्पना परीक्षणों के बिना आप गलत निष्कर्ष निकालने और गलत निर्णय लेने का जोखिम उठाते हैं। यदि आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाई है और उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं की है तो गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं और गलत निष्कर्ष होंगे तो निर्णय भी गलत हो सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है? परिकल्पना परीक्षण जो है वो एक प्रकार का सांख्यिकी विश्लेषण है। एक प्रकार का सांख्यिकी विश्लेषण होता है परिकल्पना परीक्षण, जिसमें आप जनसंख्या पैरामीटर के बारे में अपनी धारणाओं को परीक्षण में रखते हैं। जनसंख्या पैरामीटर के बारे में परीक्षण रखते हैं। इसका उपयोग दो सांख्यिकी चरों के बीच में संबंधों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रयोग दो स्टैटिकल वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में संबंधों का पता लगाने के लिए ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। रियल लाइफ से इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली हाइपोथेसिस, इसमें एक शिक्षक मानता है कि उसके कॉलेज के 60% छात्र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। और दूसरी हाइपोथेसिस है, एक डॉक्टर का मानना है कि 3D, कौन से 3D? आहार, खुराक और अनुशासन मधुमेह के रोगियों के लिए 90% प्रभावी हैं। तो ये रियल लाइफ से हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल हैं। जब भी परिकल्पना परीक्षण के बारे में जानते हैं तो आंकड़ों में दो प्रकार की परिकल्पना परीक्षण को हम देखते हैं। इसका एक सूत्र है परिकल्पना परीक्षण का, वो सूत्र है Z = x बार माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n। यहाँ पर जो x बार दे रखा है ये नमूना माध्य है, मीन है। x बार क्या है? मीन है। म्यू नोट है वो जनसंख्या का माध्य है। x बार सैंपल का मीन है, म्यू नोट जो पॉपुलेशन है उसका मीन है। और सिग्मा है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। और n जो है वो सैंपल साइज है, नमूने का आकार है। परिकल्पना परीक्षण कैसे काम करता है? परिकल्पना परीक्षण? एक विश्लेषक शून्य परिकल्पना की संभाव्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक सांख्यिकी नमूने पर परिकल्पना का परीक्षण देखता है। एक विश्लेषक शून्य परिकल्पना की संभावना का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कि शून्य परिकल्पना की क्या संभावना है उसका प्रमाण, उसका प्रूफ प्रस्तुत करने के लिए एक सांख्यिकी नमूने पर परिकल्पना का परीक्षण करता है। किसी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए जनसंख्या के यादृच्छिक नमूने रैंडम तरीके से सैंपल पर माप और विश्लेषण किए जाते हैं। विश्लेषक दो परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए यादृच्छिक जनसंख्या नमूने का प्रयोग करता है, रैंडम सैंपल का प्रयोग करता है दो परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए। अब देखते हैं शून्य और वैकल्पिक परिकल्पनाएं। दो परिकल्पनाएं जो मानी जाती हैं उनमें से एक शून्य परिकल्पना होती है और एक वैकल्पिक परिकल्पना। शून्य परिकल्पना जो है वो आमतौर पर जनसंख्या मानदंडों के बीच में एक समानता परिकल्पना है। जनसंख्या मापदंड है जो उनके बीच में एक समानता परिकल्पना है। एग्जाम्पल के लिए एक अशक्त परिकल्पना या शून्य परिकल्पना यह दावा कर सकती है कि जनसंख्या का मतलब रिटर्न शून्य के बराबर है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि शून्य परिकल्पना क्या है। शून्य परिकल्पना यह दावा करती है कि जनसंख्या का मतलब रिटर्न शून्य के बराबर है। और दूसरी परिकल्पना है जो वैकल्पिक परिकल्पना, अनिवार्य रूप से शून्य परिकल्पना का उल्टा है। जो भी हमारी शून्य परिकल्पना थी उसका बिल्कुल उल्टा होता है वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल क्या होगा? जनसंख्या का मतलब है रिटर्न शून्य के बराबर नहीं है। शून्य हाइपोथेसिस थी हमारी, जनसंख्या का मतलब रिटर्न शून्य के बराबर है। और इसकी बिल्कुल अपोजिट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जनसंख्या का मतलब रिटर्न शून्य के बराबर नहीं है। वहां पर बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। परिणाम स्वरूप वे परस्पर अनन्य हैं। केवल एक ही सही हो सकती है, या तो शून्य परिकल्पना सही होगी या फिर वैकल्पिक परिकल्पना सही होगी। हालांकि दोनों संभावनाओं में से
एक हमेशा सही होती है, या तो नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इन दोनों में से एक ही सही होती है। शून्य परिकल्पना यह धारणा है कि घटना घटित नहीं होगी। नल हाइपोथेसिस ये मानती है कि ये घटना घटित नहीं होगी। एक अशक्त परिकल्पना का अध्ययन के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसके रिजल्ट पर शून्य परिकल्पना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक कि इसे हम अस्वीकार ना कर दें। क्या है नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस ये मानती है कि कोई भी घटना है वो घटित नहीं होगी, और इसका हमारे स्टडी के रिजल्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब तक ही हम इसको रिजेक्ट ना कर दें। अगर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, तो उसका हमारी स्टडी के रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नल हाइपोथेसिस का प्रतीक है H0। H0 से इसे डिनोट किया जाता है और इसका उच्चारण है H0। वैकल्पिक परिकल्पना शून्य परिकल्पना के तार्किक विपरीत होती है। अब जो हमारी ये दूसरी है वैकल्पिक परिकल्पना, ये शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल विपरीत होती है। वैकल्पिक परिकल्पना की स्वीकृति शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति के बाद होती है। जब H0 नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना को हम अस्वीकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर वैकल्पिक परिकल्पना यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जाता है। जब H0 को अस्वीकार कर दिया जाएगा, उसके बाद वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है और इसका प्रतीक है H1। नल हाइपोथेसिस का प्रतीक है H0 और वैकल्पिक परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का प्रतीक है H1। जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है तो H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सिलेक्ट किया जाता है। आइए किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सैनिटाइजर निर्माता ये दावा करता है कि उसका उत्पाद औसतन 95% कीटाणुओं को मारता है। एक सैनिटाइजर बनाने वाला ये दावा करता है, क्लेम करता है कि जो उसने सैनिटाइजर बनाया है ना, वो एवरेज 95% कीटाणुओं को मारेगा। इस कंपनी के दावे का परीक्षण करने के लिए एक शून्य और एक वैकल्पिक परिकल्पना हम बनाएंगे। शून्य परिकल्पना ये होगी H0 से हम इसे डिनोट करते हैं H0 से। शून्य परिकल्पना ये मानती है कि औसतन किसके बराबर है? औसत 95% के बराबर है। और जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना है H1 वो ये मानती है कि औसतन 95% से कम है। औसत 95% H0 मानता है और वैकल्पिक परिकल्पना H1 है जो वो औसत को 95% से कम मानता है। इस अवधारणा को समझाने का एक और सीधा उदाहरण यह निर्धारित करना है कि यदि कोई सिक्का, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ कि कोई एक सिक्का है, कोई एक कॉइन है, वो उचित और संतुलित है या नहीं। शून्य परिकल्पना ये बताती है कि सिर देखने की संभावना पुष्ट देखने की संभावना के बराबर है, यानी हेड और टेल। एक कॉइन में हेड और टेल होता है। तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ये मानती है कि हेड देखने की संभावना और टेल देखने की संभावना, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो हेड और टेल आने की संभावना बराबर होती है। ये मानती है नल हाइपोथेसिस। और बिल्कुल इसके अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैकल्पिक सिद्धांत ये बताता है कि हेड और टेल दिखने की संभावना बहुत भिन्न होगी। नल हाइपोथेसिस ये मानती है कि इन दोनों की संभावना बराबर होगी, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानती है इन दोनों की संभावना बिल्कुल अलग होगी। तो ये एक एग्जाम्पल था नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। अब उदाहरणों के साथ परिकल्पना परीक्षण की गणना देख लेते हैं। आइए USA में महिलाओं की औसतन ऊंचाई के लिए परिकल्पना का परीक्षण करने पर विचार करें। अमेरिका में महिलाओं की औसत ऊंचाई पर एक परिकल्पना परीक्षण करेंगे। मान लीजिए हमारी शून्य परिकल्पना यह है कि औसतन ऊंचाई है 5 फुट 4 इंच। ये है हमारी एवरेज हाइट जो कि अमेरिका में महिलाओं की है। हम 100 महिलाओं का एक नमूना इकट्ठा करते हैं, 100 महिलाओं का सैंपल लेते हैं और निर्धारित करते हैं कि उनकी औसतन ऊंचाई जो है वो 5 फुट 5 इंच है। और जनसंख्या का मानक विचलन कितना है? 2। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2। इसमें हमने क्या देखा? हमने शून्य परिकल्पना बनाई कि औसतन ऊंचाई है 5 फुट 4 इंच और हमने 100 सैंपल लिया, 100 महिलाओं का सैंपल लिया और फिर ये निर्धारित किया कि इन 100 महिलाओं का जो हमने सैंपल लिया है उनकी एवरेज हाइट है 5 फुट 5 इंच और जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। तो आइए अब हम Z स्कोर की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग करें। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर भी बताया था, x बार माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाय, अब इसको हम इसमें रखकर देख लेते हैं। x बार हमारा क्या था? जो भी हमने नमूना लिया है उसका माध्य है, सैंपल का माध्य है। सैंपल का माध्य यहाँ 5 फुट 5 इंच है।
यानी हमारा सैंपल था 100 महिलाएं और उनकी एवरेज हाइट उनकी मीन होगी, तो उनकी एवरेज हाइट कितनी थी? 5 फुट 5 इंच। यहाँ पर हमने वो रख लिया। म्यू नोट है जो भी हमारी जनसंख्या है, पूरी पॉपुलेशन, उसका मत है। हमारी पूरी पॉपुलेशन है अमेरिका की महिलाएं और उनका एवरेज क्या था? उनकी एवरेज हाइट क्या थी? उनका एवरेज मीन क्या था? 5 फुट 4 इंच। माइनस कर देंगे 5 4 और ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 2 इंच। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंच दे रखा है। और एन कितना है हमारा? एन यानी सैंपल कितना है हमारा? हमने 100 महिलाओं का सैंपल लिया था, तो इसको रूट में हमने 100 रख दिया। ये हमने फॉर्मूले में हमारे सारे डाटा को रख दिया। अब इसका Z स्कोर निकालेंगे, इसमें से माइनस करके लिखेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.045 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो Z स्कोर आएगा हमारा 11.11। अब हम यहाँ शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देंगे। क्यों कर देंगे? नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 11.11 का जो Z स्कोर है वो बहुत बड़ा है। और रिजल्ट ये निकालते हैं कि यह सुझाव देने के लिए सबूत है कि अमेरिका में महिलाओं की औसत ऊंचाई 5 फुट 4 इंच से अधिक है। नल हाइपोथेसिस को हमने अस्वीकार कर दिया क्योंकि Z स्कोर बहुत बड़ा आया और यह निष्कर्ष निकाला है कि हमने कि अमेरिका में महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 4 इंच से अधिक है। हमने हाइपोथेसिस मानी क्या थी? कि ऊंचाई कितनी होगी? 5 फुट 4 इंच होगी। नल हाइपोथेसिस हमने ये मानी थी, लेकिन Z स्कोर बहुत ज़्यादा आ गया, इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और कंक्लूजन निकाला कि उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा है। इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप आएगा, अपनी शून्य और वैकल्पिक परिकल्पनाएं निर्दिष्ट करें। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएं। अपनी मूल शोध परिकल्पना या भविष्यवाणी जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं को शून्य H0 और वैकल्पिक HA या H1 परिकल्पना के रूप में दोबारा लिखना महत्वपूर्ण है ताकि आप इसे मात्रात्मक रूप से परीक्षण कर सके। आपको पहली परिकल्पना जो चरों के बीच में संबंध की भविष्यवाणी करती है, आमतौर पर आपकी वैकल्पिक परिकल्पना होती है। जो चरों के बीच में संबंध की भविष्यवाणी करेगी वो होगी वैकल्पिक परिकल्पना। और शून्य परिकल्पना क्या होगी? रुचि के चरों के बीच में कोई संबंध न होने की भविष्यवाणी। चरों के बीच में संबंध की भविष्यवाणी वैकल्पिक परिकल्पना और चरों के बीच में संबंध न होने की भविष्यवाणी होगी नल हाइपोथेसिस। तो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा डाटा कलेक्ट करना। एक सांख्यिकी परीक्षण के वैध होने के लिए नमूनाकरण और डाटा संग्रह इस तरह से किया जाना चाहिए कि आपकी परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके। जो भी हमने सैंपल लिया है, डाटा कलेक्शन जो भी हमने किया है, डाटा कलेक्शन और सैम्पलिंग, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जा सके। यदि आपका डाटा प्रतिनिधि नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आप जिस जनसंख्या में रुचि रखते हैं उसके बारे में सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जो भी हमने सैंपल लिया है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर रिप्रेजेंट नहीं करता है तो फिर कोई भी कंक्लूजन उससे नहीं निकल सकेगा। तो दूसरा स्टेप था डाटा कलेक्ट करना, ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करना होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है एक सांख्यिकी परीक्षण आयोजित करें, एक स्टैटिकल टेस्टिंग करें। अन्य सांख्यिकी परीक्षण उपलब्ध हैं लेकिन वे सभी समूहों के भीतर भिन्नता, किसी श्रेणी के अंदर डाटा को कैसे फैलाना है, उसकी तुलना समूह के बीच में भिन्नता, श्रेणियां एक दूसरे से कितनी भिन्न हैं, उनके विरुद्ध करते हैं। यदि हम समूह के बीच भिन्नता इतनी बड़ी है कि समूहों के बीच बहुत कम या कोई ओवरलैप नहीं है, तो आपका सांख्यिकी परीक्षण इसे दर्शाने के लिए कम P मान प्रदर्शित करेगा। इससे ये पता चलता है कि इन समूहों के बीच में असमानताएं दुर्घटनावश उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। वैकल्पिक रूप से यदि समूह के भीतर बड़ा अंतर है और समूह के बीच में अंतर कम है तो आप सांख्यिकी परीक्षण उच्च P मान का दिखाएगा। यदि समूह के बीच में अंतर कम है तो सांख्यिकी परीक्षण क्या होगा? हाई P वैल्यू दिखाएगा। और समूहों में आप जो भी अंतर पाते हैं वह संभवतः संयोग के कारण होता है। चर की विविधता और आपके प्राप्त डाटा के माप का स्तर आपके सांख्यिकी परीक्षण चयन को प्रभावित करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? स्टैटिकल टेस्टिंग करेंगे। जितनी बड़ी समूहों के बीच में भिन्नता होगी उनके बीच में क्या होगा? कम P मान होगा। और जितना उनके बीच में समूहों के बीच में अंतर कम होगा तो उतना ही हाई P मान होगा, उच्च P मान होगा।
उसके बाद चौथा स्टेप आता है हमारा, अपनी शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति का निर्धारण करें। जो भी हमने नल हाइपोथेसिस बनाए थे उसको रिजेक्ट करने का निर्धारण करें कि उसको रिजेक्ट कैसे करें। आपकी सांख्यिकीय परीक्षण परिणामों को यह निर्धारित करना होगा, जो भी हमने स्टैटिकल टेस्टिंग की है उसके रिजल्ट को यह निर्धारित करना होगा कि आपकी अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, जो हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं। अधिकांश परिस्थितियों में आप अपना निर्णय सांख्यिकीय परीक्षण द्वारा प्रदान किए गए पी वैल्यू पर आधारित करते हैं। सांख्यिकीय परीक्षण में पी वैल्यू हम देखते हैं, लो पी वैल्यू भी हो सकती है, हाई पी वैल्यू भी हो सकती है, तो पी वैल्यू पर हम आधारित करके देखते हैं अपना डिसीजन। अधिकांश परिस्थितियों में नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने के लिए आपके महत्व का पूर्व निर्धारित स्तर होगा 0.05, अर्थात जब 5% से कम की संभावना हो कि यह डाटा तब देखा जाएगा तब H0 परिकल्पना सत्य थी। अन्य परिस्थितियों में शोधकर्ता निम्न स्तर के महत्व का उपयोग करते हैं, जैसे कि 0.01 यानी 1%। इससे शून्य परिकल्पना को गलत ढंग से अस्वीकार करने की संभावना कम हो जाती है। 0.01 और 0.05, इससे क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से रिजेक्ट करने की जो हमारी संभावना है वो कम हो जाती है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर सेलेक्ट करना है। उसके बाद 5th स्टेप हमारा आता है अपने रिजल्ट को प्रस्तुत करना। परिकल्पना परीक्षण के निष्कर्षों पर आपके शोध पत्र, शोध प्रबंध और थीसिस के परिणामों और चर्चा भागों की में चर्चा की जाएगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो हमारे रिजल्ट निकलेंगे, जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा, उसमें जो हम शोध पत्र लिख रहे हैं या शोध प्रबंध लिख रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो उसके परिणामों और उसके चर्चा भागों में इसकी चर्चा की जाएगी। आपको परिणाम अनुभाग में डाटा का संक्षिप्त अवलोकन और अपने सांख्यिकीय परीक्षण के निष्कर्षों का सारांश शामिल करना चाहिए। आप बातचीत में इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपके परिणामों ने आपकी प्रारंभिक परिकल्पना की पुष्टि की है या फिर नहीं। जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, क्या वो ट्रू हो गई है या नहीं, क्या उसकी पुष्टि हो चुकी है या नहीं। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना या स्वीकार करने में असफल होना परिकल्पना परीक्षण में प्रयुक्त एक औपचारिक शब्द है कि हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाई है, क्या उसे हमने रिजेक्ट कर दिया है या फिर रिजेक्ट करने में हम क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ये परिकल्पना परीक्षण में एक औपचारिक शब्द होता है। ये संभवतः आपके सांख्यिकी असाइनमेंट के लिए आवश्यक है। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, हमने परिणाम प्रस्तुत किए हैं। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको टेस्ट करने के बाद जो हमारे रिजल्ट आए उसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आज की वीडियो में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में जाना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।